तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो हमारा हिंदी बुक है दोस्तों इलेक्टिव का, उसका चैप्टर 1 क्या है दोस्तों, कॉर्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत। जो चैप्टर 1 है वह है देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। दोस्तों मैं बता देता हूं कि यह जो चैप्टर है वह काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे 3 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग देवसेना का गीत का जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बोल रहा है पहला प्रश्न कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकर योग की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये पहला नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकर योग की भीख लुटाई, यह जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इसका उत्तर ध्यान से समझिए। लिखा हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वेदना का मतलब है कष्ट। यह जो पंक्ति है इसमें देवसेना का कष्ट का हमें परिचय मिलता है। ठीक है, वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं है। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है। अब आगे क्या है यहाँ पे समझिए, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए और इसे नोट कीजिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो देवसेना होती है ना, देवसेना अपना जीवन ना पूरे भ्रमवश में ही क्या करती है, बिताती है, संचित करके रखती है या इकट्ठा करके रखती है अपने जीवन में भ्रमवश जीवन को। भ्रमवश जीवन क्या है दोस्तों, भ्रमवश जीवन यह है कि जो स्कंदगुप्त होता है उसके प्यार को संचित करके रखती है अपने जीवन में देवसेना। बट यहाँ पे जो स्कंदगुप्त होता है देवसेना से प्यार नहीं करता है। फिर भी देवसेना क्या करती है कि मधुकर योग की भीख लुटाई, यानी अपना प्यार लुटाती है भिक्षा के रूप में स्कंदगुप्त पे। यही यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए क्या है प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। जो कवि है वो आशा को बावली क्यों कहे हैं यह बताना है। ठीक है, तो उत्तर में मैं लिखा हूँ आशा बहुत बलवती होती है। बलवती का मतलब होता है शक्तिशाली। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा ताकतवर। तो यहाँ क्या है, आशा बहुत बलवती होती है परंतु इसके साथ ही बावली भी होती है। बावली का मतलब होता है पागल। ठीक है, जो आशा होती है वो पागल होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। वह जिससे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे वह आशा के सहारे सपने में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे समझिए क्या हुआ है कि जो प्रसाद जी होते हैं वह आशा को बावली कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आशा इतना ज़्यादा शक्तिशाली और पागल होता है दोस्तों कि वह हमारे दिमाग को कंट्रोल में रख ही नहीं पाता, यानी उसको हमारे दिमाग कंट्रोल में रख ही नहीं पाता है आशा को। यहाँ आशा
का मतलब बताया गया है कि जो देवसेना होती है उसकी आशा इतना ज़्यादा पागल हो जाता है यानी बावली हो जाती है कि उसे पता होता है कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम नहीं करता है। फिर भी जो देवसेना होती है वह स्कंदगुप्त के प्यार में हजारों सपनों बुनती है, सपने देखती है उसके प्यार के लिए कि उसको प्यार मिलेगा स्कंदगुप्त का। ठीक है, चाहे स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम करे या ना करे, इतना ज़्यादा बावली होती है हमारी आशा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप यहाँ समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, मैंने निज दुर्बल, यहाँ पे देखिए कुछ खाली स्थान है, फिर बोल रहा है होड़ लगाई इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यह जो पंक्ति है ना, यह आपके बुक के देवसेना के गीत से लिया गया है। इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं दिया है, गैप दिया है, आप सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से आप इसको सुनिएगा। यहाँ जो पूरा ये वाला जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है हमारे गीत में कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। तो यह जो पंक्ति है ना, दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित, यानी कि जो भी समाया हुआ है अर्थ, उसको हम लोग को स्पष्ट करना है। तो उत्तर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं क्या लिखा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ दुर्बल पद बल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में लिखे हैं कि दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। तो यहाँ पे एक का अर्थ हम समझ गए हैं। अब देखिए हारी होड़ लगाई का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पे हारी होड़ लगाई का क्या अर्थ है, मैं समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होड़ लगाई का क्या अर्थ है। ठीक है, होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु उसके बाद भी पूरी लगन के साथ प्रलय का सामना करती वह हार नहीं मानती है। ठीक है, वह प्रलय का सामना करती है और वह हार नहीं मानती है। यहाँ पे प्रलय का मतलब देखिए मैं लिख दिया हूँ हार। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर को आप समझिए और इसका स्क्रीनशॉट मारिए और नोट करिए। ठीक है, अब हम आगे चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर समझते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न में दो काव्य दिया हुआ है, उसका सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखिए का नंबर काव्य क्या है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, और यहाँ खाली स्थान है तान उठाई। इसका सौंदर्य यानी इसका भाव को हम लोगों को बताना है कि इसका भाव का अर्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि यहाँ काव्य सौंदर्य बोल रहा है, तो हम पहले इसका उत्तर लिखेंगे काव्य सौंदर्य और उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह जो पूरा पंक्ति है ना, ये का नंबर का जो पूछ रहा है 4 का उत्तर, 4 का जो हमारा प्रश्न है उसका का नंबर, यह पंक्ति आपके चैप्टर में दिया हुआ है। मैं पढ़ के एक बार पूरा पंक्ति को सुनाता हूँ। बोल रहा है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरुछाया में, पथिक उन्नींदी श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। यह पूरा जो हमारा स्टेंजा है इसका मतलब क्या है बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे काव्य सौंदर्य पूछ रहा था, तो मैं उत्तर में क्या लिखा हूँ, काव्य सौंदर्य। अब मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। काव्य सौंदर्य इसका देखिए क्या है, इन पंक्तियों का भाव ये है कि जिस प्रकार घने जंगल में पथिक थका हारा आए और पेड़ों की छांव में सो रहा हो और उसे कोई तान सुना दी जाए तो वह उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसी प्रकार से देवसेना अपनी मीठी यादें और उसने जो सपने देखे थे स्कंदगुप्त को पाने के, उनसे वह हार गई और अब वह देश सेवा के लिए समर्पित हो गई। यहाँ वह अपने आप को पथिक
के रूप में अभिव्यक्त करती है और कहती है कि अब उसे स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डाउट होगा कि देखिए पथी का मतलब क्या होता है। तो पथी का मतलब होता है राहगीर, ऐसा आदमी जो जंगल से गुजर रहा होगा। ठीक है, यह ऐसा आदमी जो क्या हो रहा है, जंगल से गुजरता है और जंगल में ही थक जाता है तो वहीं कोई पेड़ के नीचे सो जाता है ना, जिसे हम राहगीर भी कहते हैं, उसको पथिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पथी का मतलब है। देखिए फिर लिखा हुआ है तान। तान का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, तान का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस उत्तर का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा जो 4 का प्रश्न है वह क्या है, इसका भी काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। ख नंबर देखिए क्या है, लौटा लो, लौटा लो, और लास्ट में क्या है, लाज गवाई। इसका हमें काव्य सौंदर्य यानी बताना है, काव्य सौंदर्य जो भाव है उसको बताना है। सबसे पहले यह जो ख नंबर प्रश्न है इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए आपके पुस्तक में गीत में लिखा हुआ है कि लौटा लो यह अपनी थाथी, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। यहाँ पे पूरा स्टेंजा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ वह समझिए। उत्तर में सबसे पहले हम लिखेंगे भाव सौंदर्य, लिखेंगे इन पंक्तियों का भाव यह है कि देवसेना कहती है कि हे स्कंदगुप्त, तुम अब अपनी वो धरोहर अर्थात वो मधुर कल्पनाएं वापिस ले लो जो मैंने तुम्हारे याद में सजोई। तुम्हें पाने की वह सब तुम मुझसे वापिस ले लो, जो ले लो, क्योंकि अब मेरा हृदय इनको और संभाल नहीं पा रहा है। मेरी करुणा भी थक हार चुकी है और मैंने अपने मन की लाज भी गवा दी है। इसको एक बार फिर से आप सुनिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। काव्य सौंदर्य में बोल रहा है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि देवसेना कहती है कि हे स्कंदगुप्त, तुम अपनी वो धरोहर अर्थात वो मधुर कल्पनाएं वापिस ले लो जो मैंने तुम्हारे याद में संजोए। तुम्हें पाने की वह सब तुम मुझसे वापिस ले लो, क्योंकि अब मेरा हृदय इनको और संभाल नहीं पा रहा है। मेरी करुणा भी थक हार चुकी है और मैंने अपने मन की लाज भी गवा दी है। तो यहाँ पे 4 का ख नंबर का उत्तर आप लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए और इसे नोट करिए। अब देखिए 5वां नंबर जो हमारा अंतिम प्रश्न है वह क्या है। देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है कि देवसेना की हार या निराश के क्या कारण है। जो देवसेना हार जाती है या जो पूरा निराश हो जाती है उसके क्या कारण है बताना है। तो उत्तर में मैं लिखा हूँ कि सम्राट स्कंदगुप्त जो थे सम्राट एक थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जो सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी, उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास की, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराश का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी। बंधु बांधवों का मतलब है भाई बहनों या परिवार से रहित हो गई थी, यानी उसका परिवार ही नहीं था। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया। तो इसको आप कॉपी में अपने नोट कीजिए दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉर्नेलिया का गीत है उसके सभी प्रश्न को अब हम समझेंगे। कॉर्नेलिया का गीत का जो प्रश्न है उनको देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा कॉर्नेलिया के गीत में बोल रहा है, कॉर्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो उत्तर में मैं क्या लिखा हूँ, प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला नंबर क्या है कि भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुँचती है। ठीक है, और दूसरा में क्या है, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है।
तीसरा नंबर है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यानी इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, यानी भारत का प्रकृति ऐसा है, कैसा है दोस्तों, यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है इसके अलावा कहीं भी आपको धरती पे प्रकृति नहीं मिलेगा, नेचर। ठीक है, चौथा नंबर में मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ के लोग दया, करुणा, सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं। पांचवा नंबर है भारत की संस्कृति महान है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, पूछ रहा था कि कॉर्नेलिया का गीत में जो प्रसाद जी होते हैं वो भारत की किन किन विशेषताओं के बारे में संकेत करते हैं। ठीक है, तो मैं उत्तर में लिखा हूँ कि प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया। पहला क्या है कि भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। दूसरा है यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। भारत ऐसा देश है। तीसरा नंबर है हमारा कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। चौथा नंबर है यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं। पांचवा क्या है, भारत की संस्कृति महान है। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा नंबर प्रश्न है वह क्या है, बोल रहा है उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। अर्थात हमें बताना है कि जो उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए उत्तर में मैं लिखा हूँ उड़ते खग का अर्थ। अब उड़ते खग का अर्थ आप समझिए क्या है कि उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। अब हम समझते हैं कि बरसाती आँखों के बादल का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बरसाती आँखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भारतीय अनजान यानी भारत के लोग हैं वह अनजान लोगों के दुखी में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आँखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है दोनों अलग अलग, ठीक है, भावों को। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह जो तीसरा नंबर प्रश्न है वह बोल रहा है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे वाक्य दिया हुआ हे कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मदिर उगते रहते सब जगकर रजनी भर तारा। यानी यह जो दिया है वाक्य ना, इसका अर्थ क्या है हमें बताना है। काव्य यानी भाव का जो सौंदर्य है उसको दर्शाना है अर्थ को। ठीक है, तो देखिए उत्तर में मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ देखिए उत्तर क्या लिखेंगे दोस्तों हम कि प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीयकरण कर उसे पानी भरने वाले स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है, यानी लुढ़का जाती है। तारे उगने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है। तारे भी छुप गए हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों। यह जो प्रश्न का उत्तर है उसका आप नोट कीजिए इसको। ठीक है, आई होप कि आपको यह पता चल गया होगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इसको समझते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा,
पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा पंक्ति है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उसका क्या अर्थ है यह हमें बताना है। तो देखिए मैं उत्तर में क्या लिखा हूँ, इसका तात्पर्य का मतलब होता है मतलब। यह है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है जिनका कोई आश्रय नहीं होता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी आश्रय यानी कि सहारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि जहाँ यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाता है तो उसको भी सहारा मिल जाता है। यहाँ पे भाव बताया गया है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। अंतिम प्रश्न है हमारा, बोल रहा है कि कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों का अपने शब्दों में लिखिए। यानी ये जो कविता है, यानी कहने का मतलब है जो गीत लिखा गया है दोस्तों, हमारा कॉर्नेलिया का गीत, उसमें कुछ चित्र दिया हुआ है प्रकृति का। उस चित्र को देख करके ना हमें खुद अपने शब्दों में कुछ लिखना है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, वरना मैं देखिए यहाँ उत्तर लिख दिया हूँ। लिखा हूँ, कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय, सर यहाँ पे देखिए प्रातः क्या है, उत्तर फिर से आप समझिए। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि यह देश मधुरता से भरा हुआ, मधुरता का मतलब होता है मद, मिठास। ठीक है, भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है। यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ है, वह अत्यंत उत्साहित है। अतः सूर्य की किरणें जब देश पर पड़ती है तो यह देश और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। पंक्ति में मंद हिलती हुई नजर आती है, लगता है मानो वह धूप किरणों से वो नाच रहे हो। चारों और हरियाली छाई हुई है और उस पर धूप की किरणें ऐसी लगती है मानो पवित्र कुमकुम बिखरा गया है। यानी पवित्र ना कुमकुम बिखर गया, ऐसा हरियाली लगता है। इसको एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से नहीं आप समझे होंगे। यहाँ पे बोल रहा है ना कि कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि यह देश मधुरता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है। यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ है और वह अत्यंत उत्साहित है। उत्साहित का मतलब होता है पूरा एकदम क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। ठीक है, अतः सूर्य की किरणें जब इस देश पर पड़ती है तो यह देश और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। पत्तियां मंद मंद हिलती हुई नजर आती है, लगता है मानो धूप की किरणें से वो नाच रहे हो। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और उस पर धूप की किरणें ऐसी लगती है मानो पवित्र कुमकुम बिखर गया हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और नोट कीजिए। दोस्तों यदि आपको आगे भी चैप्टर के उत्तर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों एक सपोर्ट बच्चे को आप जरूर करिए, एक लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपके सपोर्ट से कोई एक गांव का बच्चा आगे बढ़ सकता है।